लगता है इनके घर में शादी हो रही है। पता नहीं भाभी कौन है ये लोग, इनकी वजह से हमारी सोसाइटी भी गरीबों वाली लगती है। इन्हें झोपड़ी बनाने के लिए भी यही जगह मिली और शादी भी देखो 4 लोगों में ही कर रहे हैं। कोई शादी ऐसी होती है क्या भला? रितिका बालकनी से उस गरीब घर की शादी देख रही थी, तभी अचानक उसकी नजर दुल्हन पर पड़ती है। दुल्हन को देखते ही वो चौंक जाती है और एक साथ खुश होकर कहती है, अरे ये तो मेरी दोस्त शिवानी है। ये यहाँ क्या कर रही है? मतलब इसकी शादी यहाँ पर हुई है। रितिका शिवानी को वहां देखकर बहुत खुश होती है और मन ही मन कहती है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। जैसा इसका मायका था वैसा ही ससुराल है। मतलब यहाँ भी इसकी मुझसे कोई बराबरी नहीं। शिवानी को अपने ही पड़ोस के गरीब परिवार में बहू बनकर आया देखकर रितिका अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन रितिका जल्दी जल्दी साड़ियां उतारकर सीधा शिवानी के पास पहुंचती है। शिवानी रितिका को देखकर खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। मम्मी तो कह रही थी कि तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन तुम मेरे पास ही आ जाओगे, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। हाँ अच्छा है ना, कम से कम हम दोनों सहेलियां अब पास पास तो हैं। वैसे ससुराल आकर सब कुछ नया नया लगता है, लेकिन अब तो तू है यहाँ। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों अपनी अपनी घर की जिम्मेदारियों में लग जाती हैं। एक दिन शिवानी चूल्हे पर साग बना रही थी, लेकिन उसने अपने मायके में कभी साग नहीं बनाया था, इसलिए उसे थोड़ी परेशानी हो रही थी। उसे ऐसे परेशान देखकर उसकी सास रेखा हल्के से मुस्कुरा देती है। बहू लगता है तू आज पहली बार साग बना रही है। इससे पहले शिवानी कुछ बोल पाती, तभी पीछे पीछे उसके ससुर बोल पड़ते हैं, रेखा तुम भी खड़े खड़े हंस रही हो, देख नहीं रहा बच्ची कितनी परेशान हो रही है। अरे मैं तो इसकी मदद करने ही आई हूँ। चलो बेटा रहने दो, मैं तुम्हें साग बनाना सिखाती हूँ। रेखा बहुत प्यार से शिवानी को साग बनाना सिखाती है। उसके बाद शिवानी आटा गूंथती है और दोनों सास बहू मिलकर चूल्हे पर रोटी बनाती हैं। शिवानी रोटियां बेलती है और रेखा उन्हें सेक कर फुला देती है। इतने में अमित काम से घर लौट आता है। आप थक गए होंगे, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म रोटी लगाती हूँ। नहीं, पहले तुम भी खाना बना लो, सब लोग साथ में ही खाएंगे। तभी अंकुश भी बाहर से खेल कर आ जाता है। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। शिवानी अपने ससुराल में बहुत खुश है। दूसरी तरफ रितिका रोज रोज अंकित से नई नई फरमाइशें और डिमांड करती रहती है। अंकित पहले से ही काम में बहुत बिजी रहता है, इसलिए वो उसकी हर मांग पूरी नहीं कर पाता और दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगते हैं। मेरी सारी दोस्त लंदन, पेरिस, स्पेन घूमने गई हैं और एक मैं हूँ करोड़पति ससुराल में आकर भी कहीं नहीं गई। रितिका तुम्हें समझना चाहिए, मुझ पर काम का बहुत प्रेशर है। मैं पहले से ही स्ट्रेस में रहता हूँ और तुम हो कि घर के आते ही किचकिच शुरू कर देती हो। एक तरफ शिवानी है जो अपने गरीब परिवार के साथ मिलजुल कर खुश रहती है और दूसरी तरफ रितिका है जो अपने पति को परेशान करके रखती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन काम से लौटते वक्त अमित को एक तेज रफ्तार कार टक्कर मार देती है। हादसा इतना भयानक होता है कि मौके पर ही अमित की मौत हो जाती है। आसपास के लोग अमित की डेड बॉडी घर लेकर आते हैं। अपने पति की ऐसी हालत देखकर शिवानी रो रो कर पागल हो जाती है। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। सुबह से शाम तक पूरा घर रोता रहता है और शाम को गांव के लोग मिलकर अमित का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इस तरह रोते बिलखते ही रात गुजर जाती है। अगले दिन रितिका को अमित के बारे में पता चलता है और वो तुरंत शिवानी से मिलने पहुंच जाती है। मुझे बहुत अफसोस हुआ अमित के बारे में सुनकर। कितना अच्छा इंसान था, पता नहीं भगवान अच्छे लोगों को क्यों उठा लेता है। ये कहकर रितिका चुप हो जाती है। तभी शिवानी की नंद माला वहां आती है। भाभी आपने कल से कुछ नहीं खाया, ये थोड़ी सी खिचड़ी खा लो, ऐसे तो आप बीमार हो जाओगी। माला अपने हाथों से शिवानी को खिचड़ी खिलाती है और खिलाने के बाद वहां से चली जाती है। ये सब देखकर रितिका कहती है, देख लेना तेरे ससुराल वाले तुझे ज्यादा दिन यहाँ नहीं रखेंगे। ये सब दिखावा कर रहे हैं, तुझे तो अब अपने मायके ही जाना पड़ेगा। रितिका की बात सुनकर शिवानी फूट फूट कर रोने लगती है। रितिका उसे चुप कराती है और थोड़ी देर बाद अपने घर लौट जाती है। 1-2 दिन बाद मोहल्ले की औरतें इकट्ठा होकर रेखा से कहती हैं, रेखा तेरा बेटा जवान था, इसलिए उसी दिन ये सब करना ठीक नहीं था, लेकिन अब अपनी बहू के बाल कटवा दे, इसे सफेद साड़ी पहना दे और इसका खाना पीना भी अलग कर दे। अब ये जमीन पर ही सोएगी। माफ करना बहन जी, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं इसे बहू नहीं बेटी बनाकर लाई थी, और अगर ये विधवा हो गई है तो इसमें इसका क्या कसूर? क्या तू रीति रिवाजों के खिलाफ जाएगी? सदियों से आ रही परंपरा को तोड़ेगी? कमला की बातें सुनकर माला और अंकुश वहां आ जाते हैं। किसने कहा ये रीति रिवाज है? और अगर है भी तो हम इन्हें नहीं मानेंगे। और जब रीति रिवाज ही कुरीति बन जाए तो उन्हें तोड़ ही देना बेहतर होता है। हम अपनी भाभी के बाल नहीं कटवाएंगे। और ना ही भाभी जमीन पर सोएगी, वो हमारे साथ वैसे ही रहेगी जैसे पहले रहती थी।
इस तरह पूरा परिवार समाज की कुरीतियों के खिलाफ खड़ा हो जाता है और कमला गुस्से में वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद शिवानी के माता पिता उसे मायके ले जाने के लिए आते हैं, लेकिन शिवानी का ससुराल उसे भेजने से मना कर देता है। भाई साहब, बहन जी, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, हमारी बच्ची को अपने साथ मत ले जाइए। हम इसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखेंगे। इसके नसीब में जो लिखा था वो हो गया, लेकिन हमें इससे दूर मत कीजिए। वो कहते कहते रामलाल और उसके घर के बाकी सदस्य भावुक होकर रोने लगते हैं। भाई साहब, आप लोगों का बड़प्पन है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी आप शिवानी को अपने पास रखना चाहते हैं। तभी शिवानी बोल पड़ती है। मम्मी पापा, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप लोग वापस चले जाओ, मेरी चिंता मत करो। शिवानी के माँ बाप भारी मन से वहां से लौट जाते हैं। शिवानी के विधवा होने के बाद भी पूरा ससुराल उसके साथ मजबूती से खड़ा रहता है। अमित की मौत को 6 महीने बीत जाते हैं। परिवार के सहयोग से शिवानी धीरे धीरे अपना गम भूलने लगती है। वो दिन भर अपनी सास के साथ घर का काम करती और खाली समय में अपनी नंद माला के साथ नए नए काम सीखती है। दोनों मिलकर हैंडीक्राफ्ट चीजों का छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, जिससे थोड़ी बहुत कमाई भी होने लगती है। दूसरी तरफ रितिका बालकनी से शिवानी को खुश देखकर सोचने लगती है। शिवानी के ससुराल वाले सच में बहुत अच्छे हैं। विधवा होने के बाद भी इसे इतने अच्छे से रख रहे हैं, वरना कुछ लोग तो तानों से ही जीना आराम कर देते हैं। इसी तरह दोनों सहेलियों की जिंदगी आगे बढ़ रही थी। एक रात अचानक अंकित और रितिका के बीच किसी बात को लेकर जोरदार झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े की आवाज पूरे घर में पहुंच जाती है। रितिका, मैं तो सोचती थी कि तू पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन तूने तो अनपढ़ों से भी ज्यादा घटिया हरकत की है। तुझे एक साधारण सी बात समझ नहीं आती तो दूसरों से अपनी तुलना क्यों करती है? आप लोग करोड़पति हो तो करोड़पति की तरह क्यों नहीं रहते? मुझे बाहर आने जाने क्यों नहीं देते? और ये अंकित हर वक्त काम में लगा रहता है, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं सुबह अपने मायके चली जाऊंगी। ये कहकर रितिका अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह होती है, लेकिन आज अंकित नहीं उठता। जैसे डिम्पल उसके कमरे में जाकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अंकित की सांसें नहीं चल रही थी। घबराकर डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर अंकित को मृत घोषित कर देता है। पूरे घर में मातम छा जाता है। सभी लोग रोने लगते हैं। कुछ घंटों बाद अंकित का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसके बाद डिम्पल का गुस्सा फूट पड़ता है। डायन कुलच्छनी मेरे बेटे को खा गई। अब मिला तुझे सुकून? हर वक्त कलह कलेश करके रखती थी, अब मिल गई तुझे शांति। जब से ये हमारे घर आई है, हमारे चैन छीन लिया है। भैया पहले ही इतने स्ट्रेस में थे, ऊपर से इनके झगड़े। मेरा बच्चा कितना तनाव में था। दिन भर ऑफिस का काम और घर आकर उसकी किचकिच। इसने तो खाना भी नहीं खाया था। पूरा परिवार अंकित की मौत का जिम्मेदार रितिका को ठहराने लगता है। रितिका खुद भी रो रो कर बुरी हालत में पहुंच जाती है। होता जब शिवानी को अंकित के बारे में पता चलता है तो वो सब काम छोड़कर रितिका के पास पहुंचती है। भगवान के आगे हमारी नहीं चलती, जो होना था वो हो गया। मुझे देखो, मैं भी इतने समय से बुरे दिन देख रही हूँ, लेकिन परिवार का साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती। भगवान की दया से तुम्हारा भी भरा पूरा परिवार है, सब ठीक हो जाएगा। शिवानी रितिका को समझा ही रही होती है कि तभी उसकी सास बोल पड़ती है। क्या ठीक होगा? जब से इसके पैर हमारे घर पर पड़े हैं, हमारा बसा बसाया घर उजड़ गया और आखिर में मेरा बेटा भी चला गया। ये सुनकर शिवानी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो मन ही मन सोचती है कि रितिका की सास कैसी बातें कर रही है। हो सकता है शायद गुस्से में बोल रही हो, उनका दिल दुखा है। कुछ देर बाद शिवानी अपने घर लौट जाती है। भाभी आप आ गई? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। देखो ना, मैंने ये हांडी बनाई है। अरे वाह, बहुत सुंदर बनाई है। मतलब सालों पुराना पापा का जो सपना था, आज उसका उद्घाटन कर दिया है तुमने। पहली ही बार में इतनी खूबसूरत बनाई है। नंद भाभी दोनों बहुत क्रिएटिव हैं और अपने हाथों से नई नई चीजें बनाती रहती हैं। तुमने बना ली, अब मैं ट्राई करूंगी। हाँ भाई, जितनी बनानी है बना लो। अब हम लोग कुम्हार का काम ही कर लेंगे, वैसे भी इसमें अच्छा मुनाफा है। अंकुश की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। उधर रितिका के घर पर गांव से उसकी दादी सास आती है। सपना, कैंची लेकर आ और साथ में एक सफेद साड़ी भी। शांति दादी रितिका को अपने पास बुलवाती हैं। बाहू, आज से तू ये साड़ी नहीं पहनेगी। ये रही तेरी 2 सफेद साड़ियाँ, एक पहननी है और एक धोनी है, और तेरे बाल भी काटे जाएंगे। दादी प्लीज मेरे बाल मत काटो। अब किसे दिखाएगी अपना ये रंग रूप? जिसे दिखाना था उसे तो तूने इस दुनिया में जीने ही नहीं दिया। ये सुनकर रितिका फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन घर वाले जबरदस्ती पकड़कर उसके बाल काट देते हैं। आज से तू अपना खाना अलग बनाएगी और तेरी रसोई अलग होगी, और तू अपने कमरे में बेड पर नहीं, नीचे जमीन पर सोएगी। दादी मुझ पर ही जुल्म मत करो, मुझे भी अंकित के जाने का उतना ही दुख है, फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? देख बहू, तेरी वजह से हम परंपराएं तो नहीं बदल सकते। जैसा सदियों से होता आया है वैसा ही तेरे साथ भी होगा।
रितिका को एक तरफ अंकित के जाने का दुख है तो दूसरी तरफ उसका ससुराल उसे यह भूलने ही नहीं देता कि उसकी वजह से ही अंकित को हार्ट अटैक आया था। तभी सपना वहां आती है। उस दिन अगर आप भैया की बात मान लेती तो शायद आज भैया हमारे बीच होते। मेरे प्यारे भैया। यह कहकर सपना रोने लगती है और घर के सभी लोग रितिका को बुरी नजरों से देखने लगते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। रितिका अब सिर्फ सफेद साड़ी पहनती है। उसे किसी बाहरी व्यक्ति के सामने आने की इजाजत नहीं होती, न ही उसे घर की रसोई और मंदिर में जाने दिया जाता है। वो एक अलग छोटी रसोई में सादा खाना बनाती है और अपने कमरे में जमीन पर सोती है। इस तरह रितिका अपने ही करोड़पति ससुराल में बहुत बुरे दिन बिताने लगती है। एक दिन रितिका अपने कमरे में फोन चला रही थी। अचानक उसे कोई फनी वीडियो दिखता है और वो हल्का सा मुस्कुरा देती है। ऐसा लगता है जैसे सदियों बाद वो हंसी हो, क्योंकि वो तो रो रो कर हंसना ही भूल चुकी थी। लेकिन तभी उसकी सास आ जाती है। तुझे मेरी बेटी की जरा भी याद नहीं आती? देखो कैसे दांत निकाल कर हंस रही है, कितनी खुश है उसे मार कर। मम्मी, आप हर वक्त मुझे ये ताने क्यों देती हैं? मेरी वजह से थोड़ी हुआ है। ऐसा लगता है जैसे अंकित के जाने का दुख सिर्फ आपको है, मुझे नहीं। बस मुझसे जुबान मत लड़ाओ और ये फोन चलाना भी कम कर दो। डिंपल गुस्से से वहां से चली जाती है। कुछ महीने और बीत जाते हैं। रितिका अब घर में घुटन महसूस करने लगती है। मम्मी, कितने दिन हो गए मैंने घर से बाहर कदम भी नहीं रखा। मुझे बहुत घुटन हो रही है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हूँ? कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। विधवाएं ऐसे बाजारों में नहीं घूमती। जो चाहिए मुझे बता देना, मैं ला दूंगी। रितिका को घर की दहलीज पार करने तक की इजाजत नहीं होती। वो या तो अपने कमरे में रहती है या फिर बालकनी में आ जाती है। एक दिन बालकनी से वो नीचे देखती है शिवानी अपनी सास और नंद के साथ बाजार से खरीदारी करके लौट रही होती है। देखो ना, मार्केट में बने बनाए कपड़े कितने महंगे मिलते हैं। हाँ भाभी, बिल्कुल सही। इतना सिंपल सा सूट भी 5,000 का था। अरे हम कौन सा 5,000 का खरीदेंगे, हमने तो 500 रुपए का कपड़ा लिया है। उसमें लेस वगैरह लगाकर उससे भी अच्छा सूट बना कर दूंगी अपनी प्रिंसेस को। यह सुनकर माला बहुत खुश हो जाती है और चलते चलते ही शिवानी को गले लगा लेती है। तीनों हंसते मुस्कुराते घर लौट जाते हैं। उन्हें देखकर रितिका मन ही मन सोचती है, भगवान ने मुझे अमीर मायका और करोड़पति ससुराल दिया, लेकिन किस्मत खराब दी। शिवानी अपने मायके में भी खुश थी और ससुराल में इतना सब होने के बाद भी उसे इतना अच्छा परिवार मिला कि वो अपने सारे दुख भूल गई। और एक मैं हूँ जिसे यहाँ हर पल सब कुछ याद दिलाया जाता है। ये सोचते हुए रितिका अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। कुछ दिन बाद, तुझे 1000 बार कहा है ना, जब कोई शुभ काम हो तो मेरे सामने मत आया कर। और ये क्या? तभी ओमपाल ऑफिस से घर लौटते हैं। उनका चेहरा उतरा हुआ होता है। क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मैंने जो 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की थी उस कंपनी को भारी नुकसान हो गया है। मेरे सारे पैसे डूब गए, मैं बर्बाद हो गया। पूरा घर सदमे में चला जाता है। तभी सपना बोल पड़ती है, ये सब इस अभागन अपशकुनी रितिका की वजह से हो रहा है। सही कह रही हो तुम। जब से इसके कदम हमारे घर पर पड़े हैं हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। पहले मेरे बेटे को खा गई और अब हमारे घर में कंगाली ले आई। आज डिंपल गुस्से में अपना आपा खो बैठती है। वो रितिका को पकड़कर घर से धक्के मारकर बाहर निकालने लगती है। मम्मी, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? मैं यहाँ से निकलकर कहाँ जाऊंगी? लेकिन डिंपल रितिका की एक भी बात नहीं सुनती और उसे जोर से दरवाजे के बाहर धक्का दे देती है। उसी समय शिवानी वहां से गुजर रही थी और रितिका सीधे उसकी गोद में आकर गिरती है। रितिका के साथ ऐसा बुरा व्यवहार देखकर शिवानी को गुस्सा आ जाता है। आप लोग ये क्या कर रहे हो रितिका के साथ? तुम्हें नहीं पता? ये मेरे बेटे को खा गई, अब हमको भी खा जाएगी। जब से ये हमारे घर में आई है हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। शर्म आनी चाहिए आपको अपनी सोच पर। पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो। किसी का जीना मरना इंसान के हाथों में नहीं होता। और वैसे भी गलती आपकी है, आपने अंकित की मेडिकल हिस्ट्री रितिका से छुपाई। मेडिकल हिस्ट्री का नाम सुनते ही डिंपल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कौन सी मेडिकल हिस्ट्री? मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था, उसे कोई बीमारी नहीं थी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। आप लोगों को पता था ना कि अंकित पहले से ही डिप्रेस्ड है, फिर भी आपने उसका सही तरह से इलाज नहीं करवाया और बिना रितिका के घर वालों से बताए उसकी शादी कर दी। शिवानी रितिका के ससुराल वालों से बातें कर ही रही होती है कि तभी रेखा भी वहां आ जाती है। क्यों बहन जी, अपनी गलती छुपाने के लिए बहू को दोष दे रही हो? इस बेचारे का क्या कसूर है? जब आपका बेटा पहले से ही बीमार था तो ये सब तो होना ही था। सुना है सामने वाले लड़के को क्या कहते हैं, आजकल डिप्रेशन हो गया है। अरे ये लोग ठीक से इलाज भी नहीं करा रहे हैं। रामू बता रहा था कि बाहर का इलाज लिखा है,
फिर भी नहीं भेज रहे हैं। दिन भर बच्चों को बिजनेस में उलझा कर रखते हैं। और अब उसकी शादी भी कर रहे हैं। बेचारी जो भी आएगी वो बीच में ही छोड़कर चला जाएगा। ऐसे तनाव में रहने वाले लोग ज्यादा दिन नहीं जी पाते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। मम्मी, जो रेखा चाची कह रही है क्या वो सच है? डिम्पल, सपना और ओमपाल सब चुप हो जाते हैं। एक तो आपने इतनी बड़ी बात छुपाई और ऊपर से रितिका के साथ इतना बुरा व्यवहार। आपने इसके बाल तक कटवा दिए। आपके सामने मेरा भी ससुराल है, मैं भी विधवा हुई हूँ, लेकिन देखिए मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार होता है। मुझे बेटी की तरह रखा जाता है और आप लोग करोड़पति होकर भी आपकी सोच गरीबों से भी गिरी हुई है। शिवानी रितिका के ससुराल वालों को उनकी असलियत दिखा देती है। अब सभी लोग शर्मिंदा होकर रितिका से माफी मांगने लगते हैं। रितिका बेटा, हमें माफ कर दे। अगर हमने पहले सच बताया होता तो तुम यहाँ शादी नहीं करती। आप लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे इस्तेमाल किया और ऊपर से मुझे ही अपशगुनी कहते रहे। अपनी गलती छुपाकर मुझे ही गुनहगार बना दिया। आज रितिका अपने दिल की सारी बातें कह देती है। शिवानी बीच में आकर सबको समझाती है। अब पूरा परिवार हाथ जोड़कर माफी मांगता है। बेटा, हमें माफ कर दे। जो हुआ उसे भूल जा। हमें अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हो रहा है, लेकिन जो कुछ हो गया हम उसे तो नहीं बदल सकते, लेकिन एक दूसरे को माफ तो कर सकते हैं और अब नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह ससुराल वालों की सोच बदल जाती है। लेकिन आज रितिका को भी ये एहसास हो जाता है कि जिस शिवानी से वो हमेशा जलती रही, उसी ने उसकी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। रितिका कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप शिवानी को गले लगा लेती है और मन ही मन अपने किए हुए हर गलत काम का पछतावा करने लगती है। आज पहली बार रितिका ने शिवानी को दिल से गले लगाया था, जबकि शिवानी तो उसे हमेशा से अपनी सच्ची दोस्त मानती आई थी।